जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे। जैसा कि हम भूगोल की कक्षाएं लेके यात्रा पे निकले हैं और उसी पड़ाव में भारत के भूगोल में आज अगला पड़ाव, अगला वीडियो, अगली कक्षा, आज की जो कक्षा है अपने श्वेत पट्ट पे आप देख रहे हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत और हिमालय का विस्तार, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इसकी चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हमारे हिमालय द ग्रेट हिमालयन रेंज पे पाई जाती है। तो आज हम इसकी उत्पत्ति और इसके विस्तार, यानी कि कहां से कहां तक है, और हिमालय की खासियत, हिमालय क्यों जरूरी है, हिमालय हमारे भारत भूभाग के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और आज देखते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज। इसको आप एक बायोग्राफी के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हिमालय से इतर कुछ बातें नहीं होंगी। आज जो बात होंगी वो हिमालय पे ही बात होगी। तो भूगोल में ये सबसे महत्वपूर्ण और एक तरह से ये हमारे भूगोल की, भारत के भूगोल की रीढ़ मानी जाती है द ग्रेट हिमालयन रेंज। इसके बारे में हम जान लें। इसके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सी नदियाँ जो ग्लेशियर, पहले जो नदियाँ आप बिना ग्लेशियर वाली जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार में हैं वो नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन ग्लेशियर वाली नदियाँ, हिमालय रेंज की जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं। सतत वाहिनी कहा जाता है, यानी कि पूरे वर्ष भर में बहती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमालय क्यों जरूरी है हमारे भूभाग के लिए, ये पहले जान लें। तो हिमालय इसलिए जरूरी है कि अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ ऐसी मानसून जो हम 4 ऋतुएं पाई जाती हैं वो मानसून नहीं होता। अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरियन हवाएं, जो ठंडी हवाएं, जो -48 to -80 डिग्री से जो हवाएं चल के आती हैं, यानी कि आपका तिब्बत के पठार, चाइना से तिब्बत के पठार, वो हिमालय रेंज उसका अवरोधक सिद्ध होता है, उसके अवरोधक के रूप में खड़ा होता है और वो हमारे भारत भूभाग पे नहीं आ पाती। अगर वो हवाएं, हिमालय न होता तो वो हवाएं हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत को बर्फ से भर देती, बर्फ से ढक देती, क्योंकि वो हवाएं बहुत ठंडी होती है, शीतल होती हैं। तो हिमालय हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, आपके जीव जंतु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके लिए भी हम हिमालय पढ़ने की आवश्यकता है। कौन कौन सी वनस्पतियां कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये क्रमवार हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पहले हम समझते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति एवं विस्तार। हिमालय की उत्पत्ति, जैसा कि माना जाता है कि सीनोजोइक कल्प में, मैं एरा के बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन सा एरा, कैसे, जुरासिक एरा, सीनोजोइक एरा, जैसा कि मैंने बताया था आर्कियन एरा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एरा पे एक वीडियो लेके आएंगे आपको, लेकिन पहले हम हिमालय के बारे में समझ लेते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक कल्प में लगभग 1.5 अरब टू 2 अरब, यानी कि 150 करोड़ वर्ष से 200 करोड़ वर्ष, यानी कि 200 करोड़ वर्ष से 150 करोड़ वर्ष के बीच में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत के बारे में आप जैसा देख रहे हैं, तो सिद्धांत समझने से पहले हम जरा इसकी स्थिति के बारे में समझ लें कि हिमालय है कहाँ, हिमालय कहाँ स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि हिमालय हिंदुकुश पर्वत से लेके अराकानियोमा तक, यानी कि हिंदुकुश पर्वत, पिछले वीडियो में मैंने बताया, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान से लेके अराकानियोमा म्यांमार तक, यानी कि अंडमान निकोबार का भाग भी हमारे हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय का पार्ट क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारत का भूभाग है, प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि मैंने बताया था, प्रायद्वीपीय पठार का जो भूभाग है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की हैरी हेल्स की जो प्लेट विवर्तनी घटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति कर रहा है और हमारा भूभाग, हमारे प्रायद्वीपीय पठार, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति तो कर रहा, लेकिन ये ईस्ट की तरफ झुका भी है। यानी कि ऐसे आप अगर ले लें तो ये प्लेन नहीं है, ये झुका हुआ है, ये ऐसे झुका हुआ है। मैं तो इस साइड झुका रहा हूं, ये ईस्ट की तरफ ये झुक रहा है। और ये चीजें जो पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट ये समुद्र में धीरे धीरे समाहित होगा, अभी नहीं, करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे इसको। ये समुद्र में झुका हुआ है, इसीलिए हिमालय इस साइड में, यानी कि आपका जो जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल तक जो हिमालय है, ये
मोटाई में मोटा हिमालय है, लेकिन ये तीक्ष्ण है, ये पतला हिमालय है। इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी भी ये प्लेट विवर्तनिक बंद नहीं हुई, ये घटना हो रही है, यानी कि अभी भी वलय हो रहा है। हिमालय की बढ़ने की जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है, वर्तमान में भी जारी है। हम खड़े हैं इस टाइम भी हिमालय की। इसीलिए जो सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा नेपाल में कहते हैं, जो आपको भारत यानी कि हिमालय की एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, हम उसको एवरेस्ट कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई है उसकी। तो उसके बारे में हम चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज देख लेते हैं हिमालय की पहले स्थिति, फिर उसके सिद्धांत। स्थिति कहाँ है? तो जैसा कि मैंने बताया, हिंदुकुश पर्वत से लेकर अराकानियोमा तक हिमालय का विस्तार है। हिमालय चापाकार आकार में है। हिमालय एक वलीय मोड़दार पर्वत है। वलीय मोड़दार पर्वत, अभी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। इतना बस सुनते रहिए और समझते रहिए। पहले सुनिए, लिखने का काम बाद में। हिंदुकुश पर्वत से लेके अराकानियोमा तक हिमालय का विस्तार है। इसकी और नंगा पर्वत यानी कि चोटियों से अगर इसका आकलन करें तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेके नामचा बरवा तिब्बत तक इसका चापाकार आकार में विस्तार है। ये आप दो शाखाएं देख रही, ये कहेंगे अब ये क्या है? तो ये भी हिमालय का ही पार्ट है, और ये दो शाखा ये भी हिमालय की ही पार्ट है। तो हिमालय का पार्ट यानी कि हिमालय का ही भाग है, जिसमें एक शाखा इसकी हिंदुकुश पर्वत के नाम से जो अफगानिस्तान में है, दूसरी शाखा सुलेमान पर्वत के नाम से जो पाकिस्तान में है। आप इधर को देख लेते हैं, इसमें भी दो शाखाएं हैं। नामचा बरवा से, जैसे ही नामचा बरवा से मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है हिमालय को, मुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, इधर भी मुड़ा हुआ है, चापाकार आकार का है, यहां से भी मुड़ा हुआ है। अभी एग्जैक्ट हम इस श्वेत पट्ट पे एग्जैक्ट लोकेशन तो हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रयास किए हैं कि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि कौन सी श्रेणी किस देश में और कहां से गुजरती है। तो जो यहां से दो शाखाएं निकली हैं, वो एक शाखा आपके भारत में पूर्वोत्तर के पहाड़ियों का निर्माण करती है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी यानी आप देख रहे हैं यहाँ टुकड़े टुकड़े में कटी कटी पहाड़ियां हैं, जिसमें अरुणाचल में पटकोई-बुम, आपका नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। एक शाखा निकली है, यही अराकानियोमा है। तो दो शाखा यहां से मोड़दार वलीय पर्वत की, दो शाखा यहां से, और नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। हिमालय पूरे विश्व में चौथी सबसे लंबी श्रेणी है। चौथी कैसे? तो सबसे पहली श्रेणी आपकी एंडीज है जो 7,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दूसरी रॉकीज है जो 4500 किलोमीटर की लंबाई है। तीसरी कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टान से बनी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों के बाद, ये 3500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तीनों के बाद हमारा हिमालय जो चापाकार आकार का है वो 2500 किलोमीटर है। और एक खासियत हिमालय की देखिए, हिमालय की उत्पत्ति पूर्व पश्चिम में हुई है, लेकिन प्रत्येक पर्वत की उत्पत्ति एंडीज उत्तर दक्षिण, रॉकीज उत्तर दक्षिण और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी उत्तर दक्षिण। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है, हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये कैसे हुआ? तो ये अभी हम आपको चर्चा करेंगे। तो ये हुआ हिमालय कहाँ स्थित है, इस पे चोटियां जो है। दूसरी चीज, एक और चीज समझिए, 3 श्रेणी तो हिमालय में है। जैसे सबसे ऊपर आपका बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय और नीचे शिवालिक रेंज। ये 3 श्रेणियां हिमालय की हैं, जिसमें बृहद हिमालय जो है यानी कि जो सबसे ऊपरी श्रेणी है वो आपकी हिमाचल से, नेपाल में होते हुए, तिब्बत से होते हुए आपको म्यांमार में निकल जाती है। दो मध्य हिमालय है, पूरे जितने रमणीक क्षेत्र है, पर्यटन इलाका है, ये पर्यटन क्षेत्र, ये सारे मध्य हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। गंगा की उत्पत्ति भी मध्य हिमालय से होती है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो मध्य हिमालय में ही है। दूसरी चीज, जो सबसे नीचे शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज यानी कि जो हमारे भारत में होते हुए और नेपाल से लगे हुए इलाकों से होते हुए, ये अरुणाचल के ऊपरी क्षेत्र से, चूंकि मैं
इसको थोड़ा बनाते टाइम नीचे बना दिया है, ये अरुणाचल के ऊपरी क्षेत्र से ये निकल जाता है, जिसमें इसकी जो शाखा है वो पूर्वोत्तर के पहाड़ियों की का निर्माण करती है। तो ये था हिमालय की स्थिति यानी कहाँ स्थित है। अब कैसे वहां स्थित है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसको जरा मैं रफ कर दूं, इतना आप समझ गए हैं तो इसको मैं रफ करके आपको जरा मैं कोवर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में समझाता हूं कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसमें जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें जरा समझिएगा कि आखिर ये हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। तो मैंने बताया था प्रत्येक वीडियो में मैं चर्चा करता हूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये पहले अफ्रीका का भाग हुआ करता था, यानी कि ये क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का भाग ऊपर है, नीचे गोंडवाना लैंड का। जब ये टूटा, जब ये अफ्रीका से टूटा तो टूटने के बाद इसकी जो गति, इसकी जो स्थिति थी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बढ़ा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब बढ़ा ये, तो जो आज आप पढ़ते हैं हिंद महासागर और अरब सागर, उन्हीं का पार्ट एक बीच में, ये बीच में कहिए या फिर इसके आने से ये बीच में हो गया। यहां पे टेथिस भूसन्नति थी। भूसन्नति क्यों कहें तो कहीं कहीं टेथिस सागर भी कहते हैं और हम इसको टेथिस भूसन्नति कहेंगे। क्यों, अभी समझिएगा। टेथिस भूसन्नति इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अंगारा लैंड का भाग है, अंगारा लैंड में जो नदियां बहा करती थी वो नदियां अपना अवसाद और गाद इस टेथिस सागर में यानी टेथिस भूसन्नति में गिराया करती थी, यानी कि निक्षेपित किया करती थी। तो ये अंगारा लैंड का भाग की नदियां, अंगारा लैंड की नदियां इसमें अपने गाद और अवसाद निक्षेपित करती थी, जिससे इसके जो समुद्र तल है उसमें अवसाद और गाद भरता गया। वैसे ही जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार गति कर रहा था, ये एक दिन की घटना नहीं है ये मित्रों, ये करोड़ों वर्ष की घटना है। तो जब ये गति कर रहा था तो ये जब टेथिस भूसन्नति यानी कि टेथिस सागर, ये कहीं और का भाग नहीं, ये सब पूरे हिंद महासागर, अरब सागर, ये सारा पार्ट एक ही था। इसके आने से, प्रायद्वीपीय पठार के आने से इसमें एक सरकरी समुद्र का निर्माण, सरकरा समुद्र जो है उसी को भूगोलवेत्ताओं ने टेथिस भूसन्नति का नाम दिया। इसको किसने, भूसन्नति का सिद्धांत कोबर महोदय ने, जर्मन वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, कोबर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। अब भूसन्नति का सिद्धांत क्या है, तो जब ये पार्ट आया तो इसमें भी नदियां बहती हैं, यानी कि इसमें भी नदियों का प्रसार होगा, इसमें भी नदियां होंगी। तो ये भी नदियां अपना अवसाद और अपना गाद इसी टेथिस भूसन्नति में निक्षेपित किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि निक्षेपण के कारण, नदियों के अवसाद और गाद गिराने के कारण, जैसे कहा जाता है कि भारत में हमारी पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्ववर्ती यानी हिमालय से पहले भी बहने वाली नदियां, वो अंगारा लैंड की जो नदी, अंगारा लैंड का जो पार्ट था वो जब हमारे हिमालय के निर्माण में जब सहयोग कर रहा था तो उसमें पूर्ववर्ती नदियों की अगर बात करें तो सिंधु को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता, सतलज को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता और हमारी गंगा को भी पूर्ववर्ती नदी ही कहा जाता। क्यों, क्योंकि वो खैर मध्य ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय से तो नहीं निकलती, लेकिन वो मध्य हिमालय से जरूर निकलती है, यानी कि वो हिमालय को काटती हुई
मध्य हिमालय को काटती हुई, शिवालिक रेंज को काटती हुई, और तब जाके वो हरिद्वार उत्तराखंड में घुस आती है, प्रवेश करती है, और हरिद्वार के रास्ते वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो पूर्ववर्ती नदियां समझ गए। पूर्ववर्ती नदियां क्या है? कहीं भी अगर लिखा हुआ मिले कि निम्न में से कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां, नदियों में आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो ये जब गाद और अवसाद इसमें निक्षेपित होने लगा, तो आप देख रहे हैं ये जब गाद और अवसाद निक्षेपित होने लगा, तो ये जो तल है, जो इस समुद्र तल है, वो दबाव से नीचे की ओर झुकने लगा। नीचे की ओर, जैसे अगर हम किसी धागे को ले ले और बीच में उसको दबाएं, यानी कि अगर धागे को हम दोनों तरफ से पकड़े रहें और बीच में दबाएं, तो आप देखते हैं एक मोड़ आ जाता है, एक वलय आ जाता है, एक मोड़ पड़ जाता है उस पर। वही मोड़ है। अगर दो तरफ से हम इसके धागों की संरचना माने इसके तल को, तो ये मोड़दार, इसमें अवसाद, तो ये दबता गया, ये सरकरा होता गया, ये इतना सरकरा हो गया। अब जब ये सरकरा हो गया तो और इसमें अवसाद पड़ गया, और इसमें अवसाद आ गए, और ये सरकरा हो गया, और अवसाद आए, और सरकरा हो गया। अब ये इसमें इतना ज्यादा दबाव हो गया, इसके दोनों तरफ के तल का इतना ज्यादा दबाव हो गया इसके ऊपर कि इसमें वलयनुमा संरचना होने लगी। वलय यानी कि जो गाद और अवसाद, अवसादी चट्टानें इसी से निर्माण होती है। इसी को आगे चल के हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। जो अवसाद है वो नदियों द्वारा इस भूसन्नति में निक्षेपित करने के कारण टेथिज भूसन्नति का तल जो है वो इन अवसादों से और गहरा होता गया और नीचे की तरफ बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया जब ये और सरकरा हो गया और दबाव पड़ने से दोनों तरफ से दबाव, जैसे अगर हम किसी भी वस्तु पे, जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, अगर हम इस पे दोनों तरफ से दबाव इस पे डालते हैं तो ये देख रहे हैं, ये वलय ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रही है। ऐसे ही यही सेम सिचुएशन आपकी यहां देखने को मिल रही है, जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। उसमें वलय पड़ा और वलय से ही हमारे हिमालय, तो ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस वलय से केवल हिमालय की ही उत्पत्ति नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि भारत के, यानी कि भारत भूभाग के उत्तर में तिब्बत का पठार है और उसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत है। जैसे जब ये वलय पड़ा, टेथिज भूसन्नति में वलय पड़ा, तो वलय पड़ा, आप इसको ऐसे समझें कि ये हिमालय ये दक्षिण में है, इसके उत्तर में ये तिब्बत का पठार और इसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत। इस भूसन्नति से इन तीनों भूसंरचनाओं का निर्माण हुआ। जैसा कि कोबर महोदय ने कहा, कोबर महोदय ने सिद्धांत दिया। लेकिन आगे चल के एक और सिद्धांत हमारे सामने आता है, थोड़ा सा उसमें अंतर दिया गया, थोड़ा सा उसमें संशोधित किया गया हैरी हैंस महोदय द्वारा। हैरी हैंस महोदय ने कहा कि जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम भौतिक भूगोल में पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम आपको लाएंगे वीडियो, आप परेशान ना हो, बस मुझसे जुड़े रहिए, मुझे अपने अनुसार आप लोगों को शिक्षा देने दीजिए। तो जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी एक वीडियो आया है, आगे भी हम चर्चा करेंगे। हैरी हैंस महोदय ने प्लेट विवर्तनी घटना में उन्होंने बताया कि जब यह अफ्रीका से टूटा, तो टूटने के कारण ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति किया। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया, अंगारा लैंड का भाग, यूरोप और एशिया, गोंडवाना लैंड का भाग, अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण टेथिज भूसन्नति में जो अवसाद और गाद थे उसमें वलय पड़ा। यानी कि जब 6 प्रकार की प्लेटें हैं पूरे हमारे भूभाग पे, पूरे ग्लोब पे 6 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। 6 प्रकार की प्लेटें, यानी कि जैसे मैं अफ्रीकन प्लेट बता रहा, यूरोशियन प्लेट बता रहा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है। इन 6 प्लेटों पे ही हमारी पूरी पृथ्वी का जो भूभाग है, यानी कि 200 किलोमीटर का जो बेल्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको, 200 किलोमीटर का बेल्ट है, वो 6 प्लेटों पे ही
आपकी गति कर रहा है। उसमें 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, अपसारी, अभिसारी। तो इसका कौन कौन सी प्लेटें हैं ये चर्चा करेंगे हम। अभी समझिए कि ये जो 2 प्लेट है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, थोड़ा सा लिखने में बोल रहा हूं उसको सुनिए। अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट किससे जब टकराई तो जो इसमें अवसाद और गाद थे उसमें वलय पड़ने लगा। जैसा कि कोबर महोदय ने बताया था, वलयदार मोड़दार पर्वत ही है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन हैरी हैंस महोदय ने कहा इन दोनों का ही सिद्धांत सत्य है, लेकिन प्रमाणित अगर देखा जाए तो दोनों का ही, लेकिन अगर एक्चुअल में प्रमाणित है तो हैरी हैंस महोदय जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि प्लेट विवर्तनी घटना जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक प्लेट एक दूसरे की तरफ अपने आप को, यानी कि हमारा पूरा भूभाग, पूरा जो प्लेट है, पूरी जो जिस धरती पे हम खड़े हैं, ये गति कर रही है, ये गति कर रही है करोड़ों वर्षों। अब ऐसा नहीं है कि कल 1 सेंटीमीटर तो आज से नहीं, 1 सेंटीमीटर बढ़ने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर एक प्लेट के बढ़ने में। तो जब आया तो अवसाद और गाद के कारण जो मैं बता रहा हूं, दबाव पड़ा तो दबाव में वलय आने लगा, यानी कि मोड़ आने लगा। और इन्हीं मोड़ों के कारण हमारे जो हिमालय की उत्पत्ति हैरी हैंस महोदय ने मानी। तो हिमालय ही नहीं, इस भूसन्नति से 3 स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय, आप इस जो मैं डायग्राम बनाया हूं, अगर आप इसको पूर्व पश्चिम में करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय, पहले हिमालय यानी कि ये, उसके बाद तिब्बत का पठार, इसके उत्तर में जो अंगारा लैंड का भाग है, और फिर चीन में क्युलुन पर्वत। इन 3 स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ इस भूसन्नति से। तो जैसा कि आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। आप जो सिद्धांत अभी समझ नहीं पाते थे, उस सिद्धांत को मैंने तोड़ मरोड़ के आपको समझाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, लाइक करें, डिसलाइक करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आखिर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आगे हम, अभी तो हिमालय की स्थिति देख ली है, अब हम चोटियों पे चर्चा करेंगे कि हिमालय की चोटियां कौन कौन सी, कहाँ स्थित है। इसमें आप हिमालय से पहले जो अंगारा लैंड का भाग है, ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ही वो हिमालय बना हुआ था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे ही हमें अपना स्नेह देते रहिए। हम और ऊर्जा के साथ अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।